हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिलेक्शन ऑडिट में। दोस्तों, एनसीईआरटी के ज्योग्राफी का क्लास 9th का जो कि आपका प्रतिदिन सीरीज चलता है, उसका आज हम चर्चा करेंगे। चैप्टर 2 भारत का भौतिक स्वरूप का पार्ट 2 होगा। दोस्तों, इसका मैं पार्ट 1 आपको बहुत ही विस्तार से और बहुत ही बेहतरीन ढंग से बता दिया हूं। आज का जो हमारा वीडियो होगा यह होगा पार्ट 2 का। यानी कि दोस्तों, यदि आप बीपीएससी टीआरई 4 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, यानी कि अगर आपको सरकारी शिक्षक बनना है, तो दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। आपको देखने के बाद यकीन हो जाएगा, आज से आपको विश्वास हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन तय है। कैसे होगा तय आपका? चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 15। ध्यान रखिएगा, चैप्टर 2 में है आपका भारत का भौतिक स्वरूप। इसके पहले 14 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर दिए हैं। आज से पूरे एनसीईआरटी की व्याख्या के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हिमालय के कितने देशांतरीय भाग है दोस्तों? आपका ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा 3 भाग है। कौन कौन से हैं? आइए एनसीईआरटी के हिसाब से देखते हैं पूरा व्याख्या। ध्यान रखिएगा, हिमालय के 3 देशांतरीय भाग है। आइए देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। ये सारा दोस्तों एनसीईआरटी का लगाया गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि आप देखते होंगे यहां पे आपको दिखा होगा कि अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय जो पर्वत है 3 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय 3 भागों में बटा हुआ है। ये कौन कौन सा है दोस्तों? आइए जान लेते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती है। सबसे उत्तरी भाग में, यानी कि जो पहला भाग है यह आपका उत्तरी भाग है, स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कितने भागों में? 3 भागों में। दूसरा मैं आपको कल बता दिया था, तीसरा आपका शिवालिक पर्वत था, उसको भी मैं बता दिया था। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कल छूट गया था कि देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। एक बृहद हिमालय होता है जिसको हिमाद्री कहा जाता है, एक लघु होता है और तीसरा होता है शिवालिक। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। आइए, जैसे एक शिवालिक हो गया आपका, एक मध्य हिमालय हो गया और दूसरा महान हिमालय हो गया दोस्तों, कल ही बताया था। और इसी महान हिमालय में दोस्तों माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी ऊंचे ऊंचे शिखर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 16 नंबर क्वेश्चन है कि कुमायूं हिमालय 2 नदियों के बीच स्थित है। आपका जो कुमायूं हिमालय है दोस्तों, ये 2 नदियों के बीच स्थित है, उनका नाम पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन है तीस्ता और दिहांग, काली और तीस्ता, सतलुज और काली, सिंधु और सतलुज नदी। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सतलुज और काली के बीच जो आपका हिमालय है उसको कुमायूं हिमालय कहा जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आइए एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है? तो देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनता है। एक तो क्वेश्चन आपका यहां से बन जाता है और दूसरा क्वेश्चन आपका यहां से बन जाता है, लेकिन मैं सिर्फ एक क्वेश्चन लिया हूं, आप लोगों को दोनों क्वेश्चन समझा दूंगा। देखिए, सतलज एवं सिंधु के बीच हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय कहा जाता है। दोस्तों स्टार मार्क दे दीजिएगा, मैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, सेव करके रखिएगा दोस्तों और पढ़ते रहिएगा। सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय को पंजाब का हिमालय कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, वही बात करो, आपका जो क्वेश्चन था सतलुज एवं काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका आंसर यही होगा। कौन कौन सी नदी? सतलुज और काली नदी के बीच कौन सा हिमालय है? कुमायूं हिमालय। अगर पूछ ले सतलुज और सिंध नदी के बीच कौन सा हिमालय है, तो पंजाब हिमालय। दोस्तों नोट डाउन कर लीजिए, आज ही आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। चलिए, वहीं अगर मैं बात करूं काली तथा तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय है दोस्तों, याद रखिएगा। सारा दोस्तों यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आप ढूंढते रहिएगा यूट्यूब पे, आप गूगल पे ढूंढते रहिएगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा। वहीं मैं बात करूं तीस्ता तथा दिहांग नदियों असम हिमालय का सीमांकन करती है, याद रखिएगा। सारा हिमालय का नदियों का नाम दिया हुआ है, याद रखिएगा आप लोग। 2 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सतलुज और सिंधु के बीच पंजाब, वहीं सतलुज और काली नदी के बीच कुमायूं स्थित है। ठीक है, नेपाल
उतना जरूरी नहीं है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। ऐसे ही दोस्तों मैं आपको सारा क्वेश्चन, सारा चैप्टर सॉल्व करा दूंगा एनसीईआरटी की व्याख्या के साथ, और हैंड रिटेन नोट्स भी होगा। देखिए दोस्तों, ये मेरा हैंड रिटेन नोट्स है जो कि मैं खुद से बनाया हूं, ठीक है। तो दोनों के साथ आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं पूर्वांचल में कौन सी पहाड़ियां शामिल है। अब आप बताइए कि ये बहुत ढूंढ के क्वेश्चन निकाला हूं कि पूर्वांचल में कौन सी पहाड़ियां शामिल हैं, मिजो पहाड़ी, नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, या ये सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सभी पहाड़ियां आपका पूर्वांचल की पहाड़ियां में शामिल है। आपको यकीन नहीं है, आइए हम आपको दिखाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, आंसर इसका मिजो पहाड़ी, नागा पहाड़ी, मणिपुर तीनों होगा दोस्तों पूर्वांचल पहाड़ियों में। आइए यहां देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर पहाड़ियां शामिल है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। स्पष्ट यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग याद रखिएगा। इसके बारे में मैं कल अपने वीडियो में चर्चा कर दिया था, यहां से मैं क्वेश्चन उठा के कल चर्चा कर दिया था। आज आपका ये क्वेश्चन छूट गया था कि पूर्वांचल में कौन कौन सी पहाड़ी आती है। तो याद रखिएगा पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर, ये पहाड़ियां आपका पूर्वांचल पहाड़ियों में शामिल है। देखिए दोस्तों, यहाँ एक एनसीईआरटी में फोटो दिया हुआ था, ये मिजो पहाड़ी है, ये आपका मिजो पहाड़ी है, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। चलिए अगर आप हैंड रिटेन नोट्स देखना चाहते हैं तो देखिए मैं सारा लिख दिया हूँ, नागा पहाड़ियां, मणिपुर, मिजो, इसके अतिरिक्त खासी। दोस्तों यहीं से देखिए, ये मैं जो पॉइंट ऐड किया हूं ना, यहीं से आपका टीआरई 3 में क्वेश्चन पूछा गया था कि खासी, गारो और जांतिया पहाड़ियां कहाँ स्थित है दोस्तों, मेघालय में, याद रखिएगा, ठीक है। ये सभी पहाड़ियां पूर्वांचल का हिस्सा मानी जाती है क्योंकि ये हिमालय के दक्षिण पूर्वी विस्तार का निर्माण करती है। यकीन है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्तरी मैदान का निर्माण किस नदी प्रणाली के परस्पर क्रिया से हुआ है। अब देखिए हिमालय के जैसे ही नीचे आएंगे तो आपका उत्तर का विशाल मैदान है, क्या है, उत्तर का विशाल मैदान है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि ये उत्तर का जो विशाल मैदान है इसका निर्माण किस नदी प्रणाली के परस्पर क्रिया से हुआ है। तो देखिए ऑप्शन है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सभी। तो दोस्तों 18 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर होगा ना, ये होगा आपका ये सभी। आपको यकीन नहीं होगा, प्रूफ के साथ आपको दिखाएंगे। आइए देखते हैं। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणाली, ध्यान रखिएगा। अगर 3 प्रमुख नदी, देखिए इसके अलावा भी नदी है लेकिन सबसे प्रमुख नदी है वो है आपका 3। डायरेक्ट क्वेश्चन में छपेगा दोस्तों, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन छपेगा कि उत्तरी मैदान किन 3 प्रणाली नदियों से बना हुआ है। याद रखिएगा 1 नंबर में है सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट और मुख्य नदी है जो कि उत्तर का विशाल मैदान का निर्माण करती है। इसकी सहायक नदियां से बना है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तीनों नदियां आप लोग याद रखिएगा, गांठ बांध लीजिएगा, रट जाइएगा, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। आइए ये सब विस्तार जो है दोस्तों, ये मैं कल क्वेश्चन कराया था। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें दोस्तों, पार्ट 1 नहीं देखें तो पहले आप पार्ट 1 देखिए, उसके बाद दोस्तों आप पार्ट 2 देखिए, तभी जाके आपको विश्वास होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका तैयारी मजबूत होगा, ठीक है। चलिए देखिए ये सारा आपको मैं दे दिया हूं। सिंधु नदी की मैं बात करूं तो ये पश्चिमी भाग में प्रभावित है, वहीं गंगा नदी की बात करूं तो ये मध्य क्षेत्र के मुख्य रूप से प्रभावी है, वहीं दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली की मैं बात करूं तो यह आपका पूर्वी भाग में इसका योगदान है। यानी कि उत्तर के मैदान में भी अलग अलग बांट दिया गया है। सिंधु नदी पश्चिमी भाग में प्रभावी है, गंगा नदी आपका मध्य क्षेत्र में, वहीं ब्रह्मपुत्र नदी इस उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग में अपना योगदान करती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, यदि आप हमारा वीडियो चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो दोस्त पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। बोथ लैंग्वेज में आपको करा रहे हैं, बहुत सारा मेहनत लगता है दोस्तों ये क्लास कराने में, तो इसीलिए आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा। अगर आपको पसंद आएगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उच्चावच की विविधता के अनुसार उत्तरी मैदान को कितने भागों में बांटा गया है। अब देखिए हिमालय तो पढ़ लिए, अब उत्तरी मैदान को कितने भागों में बांटा गया है यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। तो
तो देखिए 19 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ना, ये आपका हो जाएगा 4। और दोस्तों यकीन मानिए इस क्वेश्चन में आपको 2 मिनट का समय लगेगा। मैं सारा चारों भाग आपको बताने वाला हूं, चारों भाग बताने वाला हूं। उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांटा गया है और चारों भागों को बिल्कुल विस्तार से बताने वाला हूं। आप सिर्फ 2 मिनट का समय दीजिए। आइए, उत्तरी मैदान को स्पष्ट लिखा हुआ है, उत्तरी मैदान की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों के बिना किसी भी विविधता वाले समतल स्थलों के रूप में की जा सकती है। ठीक है, आकृति विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांटा गया है, याद रखिएगा। अब ये 4 भाग दोस्त कौन कौन से हैं, आइए एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि नदियां पर्वतों के नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी की गुटिका का निक्षेप करती है। इसे दोस्तों भाबर कहा जाता है। ये आपका पहला भाग हुआ। कहाँ? तो शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी, ये आपका भाबर कहलाती है, याद रखिएगा। अगला मैं बात करूं कि इस पट्टी के पश्चिम में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती है एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है। तो दोस्तों ये जो नम और दलदली क्षेत्र होता है ना, इसी को आपको कहा जाता है तराई। याद रखिएगा दोस्तों, ये आपका दूसरा भाग होगा। पहला भाग फिर से मैं रिवीजन करा रहा हूं, पहला भाग आपका हुआ भाबर। तो भाबर क्या है? ये आपका शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, इसको भाबर कहा जाता है। वहीं इससे जस्ट आप आइएगा नीचे यानी कि दक्षिण की ओर, तो देखिए ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकलती है और नम तथा दलदली क्षेत्र बनाती है। और यही दोस्तों जो नम और दलदली जो क्षेत्र है, इसी को तराई कहा जाता है। ठीक है, यकीन है आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला जो आपका पॉइंट है कि उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग, स्टार दे दीजिएगा। देखिए सबसे विशालतम भाग यहीं पे दे दिया गया है। अब आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि उत्तर मैदान का सबसे विशाल भाग कौन सा है। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। जलोढ़ मतलब होता है कि जल के द्वारा ढोकर लाया गया मिट्टी। ठीक है, वे नदियां के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करती है। इसे भांगर कहा जाता है। तीसरा आपका निकल के आ गया। तीसरा भाग कौन कौन सा है? भांगर है। भांगर कहाँ है? उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग है, जिसमें पुराने जलोढ़ का बना हुआ है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करती है। इसे भांगर कहा जाता है, भांगर के नाम से जाना जाता है। वहीं इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये चौथा भाग नहीं है। चौथा भाग दोस्तों आपका खादर है। याद रखिएगा, नाम थोड़ा सा अजीब है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदान के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। अगर पूछ ले कि सबसे युवा निक्षेप को क्या नाम दिया गया है, तो दोस्तों खादर नाम दिया गया है और यह आपका चूना युक्त होता है। ध्यान रखिएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कौन कौन सा? तो पहला हम भाबर पढ़े, तो भाबर कहाँ था? ये आपका शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा पट्टी की क्या नाम दिया गया है? भाबर दिया गया है। उसके बाद जस्ट नीचे आइए तो ये नदियां और सरिताएं पुनः निकलती हैं तथा नम एवं दलदली क्षेत्र उत्पन्न करती है। और यही दलदली और नम क्षेत्र क्या कहलाता है? तराई कहलाता है। ठीक, उसके बाद तीसरा पॉइंट हम लोग देखें, तीसरा भाग देखें कि उत्तर मैदान का सबसे विशाल भाग कौन सा होता है? भांगर होता है। बस इतना ही दोस्त आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद चौथा आपका जो था सबसे युवा निक्षेप से जो बना है, उसको खादर कहा जाता है। ठीक है, चारों भागों को दोस्तों बिल्कुल अच्छे से समझ लिए। अगर आप लोग हैंड रिटन नोट्स में पॉइंट की मदद से समझना चाहते हैं तो आप लोग दोस्त यहां समझ सकते हैं। ठीक है, मैं सारा पॉइंट आपको दे दिया हूं। चलिए, अगर शॉर्ट में समझना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल पर मिलेगा दोस्तों, आपको और कहीं नहीं मिला होगा, जैसा कि मैं आपको थंबनेल में ही दिखाऊं। और आपको वीडियो देखने के बाद यकीन भी हो जाएगा। पंजाब और दोआब में आब का क्या अर्थ है? ये जो आब है इसका, जैसे पंजाब
दोआब में ये जो आब है ना, इसका क्या अर्थ है दोस्तों, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखिए आंसर जानने से पहले आप इसका आंसर देखिए, एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है कि दोआब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का भाग। मतलब कि दो नदी है, इनके बीच का ये जो भाग होता है ना, इसी को दोआब कहा जाता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कि दोआब दो शब्दों से मिलकर बना होता है, दो अर्थात तथा आब का देखिए यहीं पे स्पष्ट दिया हुआ है पानी, यानी कि दो मतलब तो दो हो गया आपका, वहीं आब का मतलब हो गया दोस्त पानी, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए यहां से मैं आपको क्वेश्चन बनाया हूं दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। यहां से क्या आप जानते हैं, इस बॉक्स से मैं एक क्वेश्चन बनाया हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पंज, पंज का अर्थ होता है पांच, आब का अर्थ होता है जल। याद रखिएगा, पांच जल से, पांच नदियों से पंजाब बना है। आइए 21 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। 21 नंबर है कि प्रायद्वीपीय पठार में व्यापक विभाजन क्या कहलाता है। दोस्तों ये 15 क्वेश्चन सॉल्व करने में हो सकता है 30 से 40 मिनट लग जाए, लेकिन दोस्तों यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आप जरूर वीडियो देखिएगा, ठीक है। आप समय मत देखिएगा, आप क्वालिटी देखिएगा दोस्तों कि वीडियो की क्या क्वालिटी है, क्वेश्चन की क्या क्वालिटी है। यानी कि प्रायद्वीपीय पठार के व्यापक विभाजन क्या है। क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा कि प्रायद्वीपीय जो पठार है ना, इसका व्यापक विभाजन क्या है। मध्य उच्च भूमि, शिवालिक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर दोस्तों एक बार जरूर बताइएगा। देखिए आपका आंसर हो जाएगा, देखिए आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मध्य उच्च भूमि। याद रखिएगा प्रायद्वीपीय पठार का व्यापक मतलब होता है दोस्तों बड़ा, बड़ा भाग, बड़ा विभाजन क्या है, तो याद रखिएगा मध्य उच्च भूमि इसका व्यापक विभाजन है। आइए यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि देखिए इस पठार को दो मुख्य भाग है। पहला आपका हो गया मध्य उच्च भूमि तथा दूसरा हो गया दक्कन का पठार। देखिए दोस्तों इसका आंसर पूछा है कि व्यापक विभाजन क्या है, यानी कि सबसे बड़ा विभाजन क्या है, तो आपका मध्य उच्च भूमि होगा। लेकिन यही पूछ दे कि इसका कितना विभाजन हुआ है या कितना पार्ट है दोस्तों, तो दो हो जाएगा। देखिए पहला मध्य उच्च भूमि और दूसरा दक्कन का पठार, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। लेकिन आप दक्कन के पठार को भी याद रखिएगा। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार में के अधिकतर भागों में फैला है, और स्पष्ट लिखा हुआ है दोस्तों अधिकतर भागों में फैला हुआ है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन तो दोस्तों यहां से बिल्कुल सिंपल बन जाता है कि पठार के कितने भाग हैं। पठार के, मैं एक क्वेश्चन लिख दूं, पठार के कितने भाग हैं, तो देखिए आपका आंसर हो गया दो आंसर हो गया। कौन कौन सा, एक मध्य उच्च भूमि, दूसरा दक्कन का पठार। तो लीजिए दोस्तों एक क्वेश्चन और बना दिया। लेकिन दोस्तों अगर आपसे ये पूछ ले कि प्रायद्वीपीय पठार का व्यापक विभाजन कौन सा भाग है, तो याद रखिएगा आपका मध्य उच्च भूमि आपका अधिकतर भागों में फैला हुआ पठार का, इसीलिए सबसे व्यापक विभाजन यही है आपका, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा। दोस्तों समझ में आए तो एक बार कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। देखिए इस पठार को दो मुख्य भाग है, मध्य भूमि और दक्कन का पठार, लेकिन सबसे ज्यादा फैला कौन सा है आपका, मध्य उच्च भूमि, याद रखिएगा। आइए अब देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन कि पठार का पूर्व की ओर विस्तार क्या दर्शाता है, जिसका जल निकासी दामोदर नदी से भी होता है। क्वेश्चन सिंपल है दोस्तों कि पठार का पूर्व की ओर विस्तार क्या दर्शाता है, ठीक है, जिसका जल निकासी यानी कि जल का जो निकासी होता है दामोदर नदी से भी होता है। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, मध्य उच्च भूमि, दक्कन का पठार। तो देखिए इसका जो आंसर होगा आपका छोटा नागपुर का पठार होगा। जो औद्योगिक विस्तार यहाँ पे बहुत ज्यादा है दोस्तों, याद रखिएगा छोटा नागपुर का पठार जो आपका झारखंड उड़ीसा में है, ये मैं आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बताया था पिछले चैप्टर में, ठीक है। यहाँ आप याद रखिएगा कि पठार का पूर्व की ओर जो विस्तार है ये छोटा नागपुर का पठार है। क्या है, पठार के पूर्व ओर विस्तार छोटा नागपुर का पठार। उम्मीद है याद आपको हो गया होगा, ठीक है। आइए यहाँ क्या दिया हुआ है कि मध्य उच्च भूमि पश्चिम में
चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है, यानी कि आपका जो मध्य उच्च भूमि जिसका सबसे ज्यादा विस्तार है, इसके मैं बात करूं पश्चिम में ज्यादा चौड़ी है लेकिन पूर्व में क्या है, संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। देखिए, अगर पूर्वी विस्तार की बात करूं तो पूर्वी विस्तार में इसको बघेलखंड और बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसके पूर्व के विस्तार की दोस्तों मैं बात करूं तो इसको छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। याद रखिएगा, याद रहेगा आपको। अगर पश्चिम की पूर्वी विस्तार में बात करूं तो बुंदेलखंड, बघेलखंड, और इसके और पूर्वी विस्तार की मैं बात करूं जहां दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर का पठार है। दोनों पूर्व की ओर ही विस्तार है, लेकिन दामोदर नदी द्वारा अपवाहित आपका छोटा नागपुर का पठार होगा। याद रखिएगा। तो वही क्वेश्चन दोस्तों पूछा है कि भारत के पूर्व की ओर विस्तार क्या दर्शाता है, तो विस्तार तो दोस्तों आपका बुंदेलखंड और बघेलखंड भी होता, लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन में जोड़ दिया हूं कि जिसका जल निकासी दामोदर नदी से भी होता है, तब जाके आपका आंसर हो गया है छोटा नागपुर का पठार। याद रखिएगा, यहां से दो क्वेश्चन बन जाता। दोनों क्वेश्चन आपका अलग अलग है, लेकिन जैसे ही दामोदर नदी द्वारा अपवाहित पूछ दे तो छोटा नागपुर का पठार होगा, पूर्व में विस्तार है इसका। याद रखिएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है जो कि कई बार आप लोग सुने होंगे कि भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र सबसे बड़ी नदी कौन सी है। रेगिस्तान में देखिए दोस्तों नदी बहुत कम होता है, लेकिन उस रेगिस्तान में भी एकमात्र सबसे बड़ी नदी कौन सी है भारत के अंदर मैं बात करूं, सिंध, बेतवा, लूनी, इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोगों को आंसर दोस्तों पता होगा लूनी नदी। ठीक है, लूनी नदी रेगिस्तान की थार मरुस्थल की सबसे फेमस नदी है, सबसे बड़ी नदी है। आइए क्या दिया हुआ है लूनी नदी के बारे में कि यहाँ सब कुछ दिया हुआ विस्तार से आप देख सकते हैं कि पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। यानी कि लूनी नदी ये बहती तो है लेकिन ये समुद्र में नहीं मिल पाती है, ये अंतर मतलब कि रेत के अंदर ही दब जाती है, रेत के अंदर ही विलुप्त हो जाती है। ठीक है, यही केवल लूनी नदी इस क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी है। तो रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी लूनी नदी, ये इसमें इतना जल नहीं रहता है दोस्तों कि ये आपका समुद्र तक पहुंच जाए, और ये जलमग्न हो जाती है, यानी कि मिट्टी रेत में ही ये मग्न हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा लूनी नदी सबसे बड़ी नदी है रेगिस्तान की। चलिए यहां दोस्तों देखिए एक शब्द दिया हुआ है बरकान। बरकान क्या होता है रेगिस्तान में कि अर्धचंद्राकार बालू का टीला होता है। याद रखिएगा, अगर कहीं क्वेश्चन गलती से पूछ दे कि बरकान क्या होता है तो अर्धचंद्राकार बालू का टीला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तटीय मैदान का भाग नहीं है। पूछा गया है कि तट का मैदान का भाग नहीं है, जैसे कोंकण हो गया, कोरोमंडल, मालाबार तट, तराई। तो दोस्तों 24 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, तराई। तराई दोस्तों तटीय मैदान नहीं होता है, याद रखिएगा। बाकी आपका कोंकण, कोरोमंडल और मालाबार ये आपका तटीय मैदान होता है। आइए एक बार जान लेते हैं। देखिए तटीय मैदान हेडिंग है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यानी कि इस मैदान के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं, ये तीनों आपको ऑप्शन दिया गया है, यही तीनों भाग होते हैं। लेकिन आइए एक एक करके जान लेते हैं कि तट के उत्तरी भाग को कोंकण का विस्तार मुंबई तथा गोवा में। याद रखिएगा, पहला तो हो गया दोस्तों कोंकण, ये कहाँ स्थित है, उत्तरी भाग में, यानी कि तट के उत्तरी भाग में कोंकण है, इसका विस्तार मुंबई गोवा में है। मध्य भाग को कन्नड़ मैदान कहा जाता है, याद रखिएगा, एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। याद रखिएगा, सारा क्वेश्चन का आंसर यही दोस्तों मिल गया कि दक्षिणी भाग की मैं बात करूं तो मालाबार तट हो गया। अब आइए एक बच गया कि बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल होता है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जबकि दक्षिणी भाग को आपका कोरोमंडल तट कहा जाता है। याद रखिएगा, ये बंगाल की खाड़ी की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी का अगर उत्तरी भाग में हम पूछे तो उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है, दक्षिणी भाग का पूछे तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, जहां बड़ी नदियां जैसे महानदी और गोदावरी स्थित है। याद रखिएगा, सब भाग आपको पता चल गया। कोंकण, कन्नड़ का मैदान, आपका मालाबार तट, उत्तरी सरकार, कोरोमंडल, ये सब दोस्तों तटीय मैदान होते हैं। ठीक है, याद हो गया होगा आपको।
चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है 25 नंबर, याद रखिएगा और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि चिल्का झील भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। दोस्तों ये जो बॉक्स बना के देता है ना, सीधा छपेगा क्वेश्चन यहाँ से, याद रखिएगा टीआरई 4 में। टीआरई 4 में यहीं से दोस्तों क्वेश्चन आपका पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, हर जगह से क्वेश्चन पूछेगा कि चिल्का झील भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। देखिए दोस्तों, अगर डेल्टा की बात करते तो महानदी डेल्टा याद रखिएगा चिल्का झील से संबंधित है। ठीक है, कहाँ है? उड़ीसा में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 26 नंबर क्वेश्चन होगा। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? कुछ दोस्त मेरे कमेंट करके बताते हैं कि सर पहले आप एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ा दीजिए। तो दोस्तों वहां ज्यादा फायदा नहीं है आपको, आप इन सब लाइनों को क्वेश्चन के माध्यम से पढ़िएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आप सारा पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाद में आप भूल जाइएगा। लेकिन इस व्याख्या से अगर मैं क्वेश्चन आपको बना के दिखा दूं तब जाके दोस्तों बिल्कुल अच्छे से समझ में आता है। और मैं भी ऐसे ही पढ़ के सिलेक्शन लिया हूं, ध्यान रखिएगा। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? केरल के मालाबार तट के करीब, कोरोमंडल तट के करीब, मालाबार तट के करीब, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए लक्षद्वीप आपका जो है ये दोस्तों केरल के मालाबार तट के करीब है, याद रखिएगा। आइए स्पष्ट देखिए, सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है कि केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप। कहाँ स्थित है? केरल के मालाबार तट के पास स्थित है, स्टार दे दीजिएगा। वहीं दोस्तों मैं बात करूं, यहां से कुछ और पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कवारती द्वीप जो है लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कवारती द्वीप है जो कि लक्षद्वीप का ही हिस्सा है। ये कवारती द्वीप जो है लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतुओं के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप एक देखिए और नाम दिया हुआ है। ये सारा नाम दोस्तों है ना, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और आप ढूंढते रहिएगा, आपको एनसीईआरटी में कहीं नहीं मिलेगा। बहुत ही अंदर दिया हुआ है सब चीज कि पिटली द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है। अगर पूछ दे ऐसा कौन सा द्वीप है, वैसे तो दोस्तों अंडमान निकोबार में बहुत सारे ऐसे द्वीप है जहां मनुष्य का निवास नहीं है, लेकिन खास करके अगर पूछ दे लक्षद्वीप में पिटली द्वीप है जहां मनुष्य का निवास नहीं है, तो ये किस लिए दिया गया है, ये आपके बुक में क्यों दिया गया, इसके महत्व को जानिए, इसके इंपॉर्टेंस को जानिए। तो देखिए वहां पे एक पंछी अभ्यारण्य है। पूछ देगा कि ऐसा कौन सा द्वीप है जहां मनुष्य निवास नहीं करते हैं लेकिन वहां एक पंछी अभ्यारण्य है। 4 द्वीप का नाम दे देगा और आप गलत करके आ जाइएगा। तो आज के बाद आपका गलत नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। पिटली द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है, लक्षद्वीप समूह में स्थित है और यह एक पंछी अभ्यारण्य है। यकीन मानिए दोस्तों, आप सारा चैप्टर जिस दिन पढ़ लीजिएगा ना, आपके अंदर इतना ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप एग्जाम क्रैक कर लीजिएगा और आपका इस बार सिलेक्शन दोस्तों तय है। याद रखिएगा, सिर्फ मेरे चैनल से जुड़े रहिए, आपका इस बार सिलेक्शन दिलाना मेरी जिम्मेवारी है। कौन सा भौतिक संरचना भूमध्य रेखा के करीब स्थित है और भूमध्य रेखीय जलवायु का अनुभव कराती है? तो दोस्तों कल ही के मैं प्रैक्टिस सेट में कराया था कि कौन सा ऐसा आपका राज्य है जो भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री के बिल्कुल समीप है। तो देखिए आपका आंसर था वहां पे तमिलनाडु राज्य। ठीक है, लेकिन यहां पूछा गया कि कौन सा भौतिक संरचना भूमध्य रेखा के करीब है। तो आंसर देखिए यहां तट और द्वीप यानी कि क्या हो जाएगा, तटीय मैदान, द्वीप, प्रायद्वीपीय पठार, भारत का रेगिस्तान। तो सबसे दोस्तों मैं बात करूं सबसे करीब का, तो आपका द्वीप है अंडमान निकोबार का द्वीप है। आइए विस्तार से जान लेते हैं। भूमध्य रेखा के यानी कि विषुवत वृत्त के सबसे नजदीक आपका द्वीप है, याद रखिएगा। देखिए यहां बिल्कुल स्पष्ट दिया हुआ है कि ये द्वीप जो है आपके विषुवत वृत्त के समीप स्थित है और यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा घने जंगलों से आच्छादित है। और यहीं से मैं आपका एक क्वेश्चन बना लिया हूँ, यहीं से मैं एक क्वेश्चन बना लिया हूँ कि सबसे नजदीक आपका
कौन सा क्षेत्र है, कौन सा संरचना है, भौतिक संरचना, तो द्वीप है। मैं जगह का नाम नहीं दिया हूं कि सबसे नजदीक कौन सा द्वीप है, आपको पूछा हूं कि कौन सी भौतिक संरचना है। आप बहुत सारा पढ़े थे, हिमालय का मैदान, हिमालय उत्तरी मैदान, आपका शिवालिक, सब पढ़े थे, 6 प्रकार का पढ़े थे। तो मैं इसी 6 प्रकार में पूछ दिया कि सबसे जो भौतिक संरचना है भूमध्य रेखा के सबसे करीब कौन सा स्थित है, तो आपका द्वीप है, आइसलैंड है। याद रहेगा दोस्तों, उम्मीद है याद रहेगा। ये सारा कथा कहानी मैं कल चर्चा कर दिया था, यहां से एक क्वेश्चन छूट गया था जो कि मैं आज पार्ट 2 में आपको करा दिया। ये द्वीप जो है विषुवत के समीप स्थित है तथा यहाँ की जलवायु जो है विषुवतीय है तथा घने जंगलों से आच्छादित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 28 नंबर क्वेश्चन होगा। कौन सी भौतिक विशेषता मछली पकड़ने और बंदरगाह गतिविधियों के लिए स्थल प्रदान कराती है, यानी कि मछली पकड़ने के लिए और बंदरगाह के लिए दोस्तों कौन सा जगह होना चाहिए, आप खुद बताइए। तटीय मैदान और द्वीप दोनों होगा, यानी कि कोस्टल में आपका बहुत सारा बंदरगाह होता है, वहीं द्वीप की मैं बात करूं तो मछली पकड़ने के लिए और आपका बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध होता है, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। आइए एनसीईआरटी में ज्यादा विस्तार में नहीं दिया हुआ है, देखिए यहाँ एक पॉइंट दिया हुआ है कि तटीय क्षेत्र मत्स्य और पोत संबंधित क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है, और मैं यहीं से आपका क्वेश्चन बना लिया था। ठीक है, याद रखिएगा, तटीय क्षेत्र मत्स्य और पोत संबंधित क्रियाओं के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियां भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती है। तो आपका क्या क्या आंसर हो जाएगा, द्वीप और तटीय मैदान दोनों होगा दोस्तों, लेकिन यहां दिया हुआ था सिर्फ तटीय, लेकिन आपका होगा दोनों। याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना है। तो दोस्तों ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन था। याद रखिएगा, आपको वीडियो कैसा लगा, आपको क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा दोस्तों, इसका कमेंट करके आप लोग एक बार आंसर जरूर दीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में करके एक बार जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट ही मुझे अगले चैप्टर के लिए प्रेरित करता है, और उसमें अगर कुछ सुधार की आवश्यकता होगी मैं अवश्य सुधार करूंगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, कल मैं चैप्टर 3 पे चर्चा करूंगा, उसके भी 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2, और टोटल 30 क्वेश्चन होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो चलिए, इस चैप्टर से भी प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, लेकिन मैं लगाया नहीं हूं, क्वेश्चन में ही दे दिया आपको। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं, और ध्यान रखिएगा प्रतिदिन रात 9 बजे दोस्तों जीएस का प्रैक्टिस सेट चलता है, उसमें आप लोग जरूर शामिल होइए। वहां पे हम आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया, सिविक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, मैथ हो गया, करेंट अफेयर हो गया, सारा चीज का मैं 30 से 35 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट कराता हूं, प्रतिदिन आता है दोस्तों रात 9 बजे। तो जरूर आप लोग जुड़िएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।